सोचो, एक सुबह तुम नींद से उठते हो, आंखें मलते ही अखबार उठाते हो और पहली ही हेडलाइन में लिखा होता है अमेरिका और रूस के बीच जंग शुरू हो गई है। तुम घबराकर टीवी ऑन करते हो। टीवी ऑन करते ही स्क्रीन पर धमाकों की तस्वीरें, रॉकेट्स आसमान चीरते हुए निकल रहे हैं और दोनों देश पागलों की तरह एक दूसरे पर न्यूक्लियर मिसाइल बरसा रहे हैं। अगर ऐसा सच में हो जाए तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा इस जंग में, अमेरिका या फिर रूस या शायद कोई तीसरा देश? इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि इस बार हार सिर्फ एक देश की नहीं होगी बल्कि पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी। बोले तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी के टाइम पर रूस और अमेरिका दोनों ही देश एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिराया जिसकी पावर थी लगभग 15 किलोटन। जब वो मिसाइल हिरोशिमा पर गिरा तो उसने पूरे शहर के चिथड़े उड़ा दिए। 10 लाख से ज्यादा जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। और आज वैसा ही युद्ध अमेरिका और रूस के बीच हो तो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। दुनिया में जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, सब के सब पल भर में खत्म। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि न्यूक्लियर मिसाइल कोई नॉर्मल सा बॉम्ब है, इससे से ज्यादा क्या होगा, एक गांव या फिर शहर ही तबाह होगा, बस और क्या होगा, तो मेरे भाई तुम बहुत गलत हो। परमाणु बॉम्ब कोई ऐसा वैसा नॉर्मल सा बॉम्ब नहीं है। इस एक बॉम्ब से एक शहर को नहीं बल्कि पूरे एक देश को राख में मिलाया जा सकता है। और यही परमाणु बॉम्ब रूस के पास 5400 और अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा है। अगर किसी देश के पास त्सार बोम्बा जैसी 50 मेगाटन की ताकत हो तो उसका असर कितना भयानक होगा। इतिहास बताता है कि जब इस बम का टेस्ट हुआ था तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गई थी। मतलब जहां पर बॉम्ब को ब्लास्ट करके टेस्ट किया गया था उसके सैकड़ों किलोमीटर दूर ग्लास की खिड़कियां टूट गई। धमाके की आवाज कई देशों में सुनी गई थी। तुम खुद सोच सकते हो कि किस लेवल का धमाका हुआ होगा। ये बात याद रखना कि वो सिर्फ एक टेस्ट था, वो भी ऐसे इलाके में जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। अगर ऐसी ही एक बॉम्ब किसी देश के ऊपर छोड़ दिया जाए तो तुम्हें अच्छे से पता है उस देश का क्या होगा। इतिहास और वैज्ञानिक दोनों यही कहते हैं, ऐसी ताकत जीत नहीं लाती, सिर्फ इंसानियत को मिटा देती है। दुनिया के हर कोने में जितने भी परमाणु हथियार बने हैं उन सब में से लगभग 80 से 87% सिर्फ इन्हीं 2 देशों के पास है। आज के दौर में रूस के पास करीब 5400 परमाणु बम हैं और अमेरिका के पास 5000 से भी ज्यादा। अगर बाकी सारे देशों को एक साथ जोड़ दिया जाए और सामने सिर्फ अकेला अमेरिका हो तब भी किसी की इतनी ताकत नहीं कि वह अमेरिका को हरा दे। ये 2 देश सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दुनिया के मालिक कहे जाते हैं। अमेरिका जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और ऐसे लॉजिस्टिक्स कि किसी भी कोने में एक हफ्ते में पूरी फौज उतार सकता है। वहीं रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसके पास है सबसे विशाल जमीनी सेना, 12,000 टैंक, हजारों तोपें और भारी आर्टिलरी सिस्टम। एक कदम बढ़े तो यूरोप की सीमाएं हिल जाए। रशिया ने इसी न्यूक्लियर मिसाइल तैयार की है जो 15 घंटे से भी ज्यादा हवा में रह सकती है। ये न्यूक्लियर फ्यूल से नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। उस मिसाइल का नाम है बुरेवस्टनिक। रूस का दावा यही है कि बुरेवस्टनिक एक ऐसी मिसाइल है जो नाभिकीय पावर की वजह से बहुत देर तक उड़ सकती है और अपनी उड़ान पहचान ऐसी बदल सकती है कि डिफेंस के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाए। बुरेवस्टनिक मिसाइल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर सोर्स लगाया गया है जो लगातार एनर्जी देता रहेगा, इसलिए आम फ्यूल खत्म होने का टेंशन नहीं रहेगी और मिसाइल लंबे समय तक उड़ सकती है। लेकिन बड़ी मुश्किल यह है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर को इतना छोटा और हल्का बनाना पड़ेगा कि वह मिसाइल के अंदर फिट हो जाए। साथ ही उसे ऐसे शील्ड से घेरा भी जाना चाहिए कि उसके रेडिएशन से मिसाइल के अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब ना हो जाए। अगर रिएक्टर अच्छी तरह से शील्डेड नहीं हुआ तो गाइडेंस सिस्टम फेल हो सकता है या टेस्टिंग के दौरान रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर फैल सकता है। रूस ने दावा किया है कि 21 अक्टूबर 2025 को उसकी मिसाइल बुरेवस्टनिक का एक टेस्ट हुआ जिसमें वह करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ी और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ी रणनीतिक वाली बात है, यानी यह ये दिखाता है कि रूस अब ऐसी मिसाइल बना चुका है जो बेहद लंबी दूरी तक उड़ सकती है और लंबे समय तक हवा में रह सकती है। साल 2019 में रूस के न्योनोक्सा नाम की जगह पर एक बड़ा हादसा हुआ था। वहाँ एक मिसाइल टेस्ट या उसके हिस्से की रिकवरी के दौरान एक्सप्लोजन हो गया, यानी वो मिसाइल किसी की छोटी सी गलती के कारण वहीं पर ब्लास्ट हो गया जिसमें 5 रूसी वैज्ञानिकों की मौत हो गई। इससे साफ होता है कि इस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर टेस्टिंग करना बेहद खतरनाक और रिस्की है, क्योंकि अमेरिका को समझ है कि हर टेस्ट का जवाब टेस्ट से नहीं दिया जाता। वो रूस के हर
कदम को अपने सैटेलाइट्स, रडार नेटवर्क और सीक्रेट बेस से ट्रैक करता है, लेकिन वो खुले तौर पर टेस्ट नहीं करता ताकि दुनिया में जंग का माहौल न बने। वो अपने रिसर्च को ब्लैक प्रोग्राम्स यानी टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में रखता है। रूस की ताकत है डर दिखाना। वो बुरेवेस्टनिक जैसी मिसाइलें बनाकर ये बताना चाहता है कि अगर तुमने हमें घेरा तो हम तुम्हारे किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अमेरिका की रणनीति अलग है। वो डर नहीं दिखाता, डेटा बनाता है। वो ऐसी मिसाइलें और ड्रोन बना रहा है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एआई टारगेटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन से लैस हैं। यानी रूस का रडार उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। आज की जंग न्यूक्लियर बमों की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस सर्विलांस की है। अमेरिका अब स्काई शील्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो एक ऐसा नेटवर्क होगा जो पूरी पृथ्वी के ऊपर रियल टाइम मिसाइल ट्रैकिंग कर सकेगा। अगर रूस कोई मिसाइल लॉन्च करे तो अमेरिका उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। रूस के बुरेवेस्टनिक जैसे प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजिकल कमाल हैं, लेकिन उनमें रेडिएशन रिस्क, सिस्टम फेलियर और एक्सीडेंटल लॉन्च का बड़ा खतरा है। 2019 का न्योनोक्सा हादसा याद है ना? वहीं 5 रूसी वैज्ञानिक मारे गए और हवा में रेडिएशन फैल गया था। अमेरिका जानता है कि अगर उसने भी ऐसे टेस्ट शुरू किए तो धरती खुद खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका साइलेंट है पर निष्क्रिय नहीं। वो रूस के हर कदम को देख रहा है, हर रेडिएशन पैटर्न को मॉनिटर कर रहा है और हर सिग्नल को इंटरसेप्ट कर रहा है। यह अब हथियारों की नहीं, स्मार्ट इंटेलिजेंस और सर्वाइवल की जंग है। ये कोई कल्पना या थ्योरी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का खतरा जिसने लोगों की जान ली और रेडिएशन का खतरा भी बढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें मैंने इंडिया और जापान के एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।